मुझे बताया जा रहा है कि क्लास जो है त्योहार मोड में जा चुकी है। इतना प्रेम रक्षाबंधन के लिए हो गया है, या मुझे पता नहीं रक्षाबंधन के लिए प्रेम हो गया है, इतना पढ़ पढ़ के थक गए हैं कि भाई मौका मिला, चलो इस बहाने मम्मी पापा भाई बहन सबसे मिलके आएंगे। चलिए तो हमें क्या करना था, भूकंप के बारे में कुछ लिख रहे थे, तो भूकंप करते हैं। क्या चीज? इलास्टिक रिबाउंड, वो तो हम बात ही कर ही रहे थे भूकंप के बारे में, भूकंप के कारण क्या है उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा मैंने सुनामी की बात की थी, तो मैं सोच रहा हूँ सुनामी नहीं करते, सुनामी टेक्निकल एरिया है। थोड़ा अगला जो टॉपिक आएगा, जो हम मंडे को छुट्टी है, तो 2 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है। ट्यूसडे को हम मौसम शुरू कर रहे हैं, जलवायु शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जलवायु का बेसिक्स कर लेते हैं। वैसे जलवायु का बेसिक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी दिया है आपको, तो जलवायु का बेसिक कर लेंगे। तो जो छात्र किन्हीं वजह से अभी जैसे हम देख रहे हैं त्योहार की वजह से अगर कम है, तो उसके लिए भी हमें काम आएगा। ठीक है सर। आपने संवेद धारा आर्थर होम्स 1928 में बताया है, केजीएस बुकलेट में 1930 में लिखा हुआ है सर। अब बताइए सर कौन सा है ये 28 और 30 की गड़बड़ कब तक चलेगी यार? मतलब अगर कोई शोध है, उस शोध पे चर्चा हुई, शोध प्रकाशित कब हो रहा है, अब उसी में लगे हुए हैं। अगर हम वेगनर की बात करें तो वेगनर ने एक निबंध दिया, निबंध कब आया? वो 1912 में आया। उसका प्रारूप बदलते बदलते कहाँ पे चला गया? वो 1915 में, फिर वो दोबारा आया, जर्मन में आया, फिर इंग्लिश में 1925 में आया, और हम उसी पे चले जा रहे हैं कि हमसे यही प्रश्न आने वाला है। 1912 आएगा, 1912 जनवरी, 1912 फरवरी, 1912 मार्च, 1912 17 मार्च। मैं तुम तो ऐसे कह रहे हो कि भैया तुम्हारी जान लेने के लिए एग्जामिनर रुका हुआ है, तो वो वाला खेल खेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी सिद्धांत हैं प्रतिपादित हुए एक समय सीमा में हुए हैं, और मोटा मोटा अगर आप ये कर रहे हैं, और फिर वही वाली बात है, आर्थर होम्स का अगर आप देखेंगे तो विचार लगभग उसी टाइम पे आता है, 28 के टाइम पे आता है, 30 में हमारे वेगनर नहीं रहते हैं, तो उसी दौरान का वो। ठीक है सर, भूकंप लिखना था सर, बस लिखवा दो, और कुछ नहीं, बस एक बार बस लिखवा दो, फिर जो है ना चैन से मर सकूंगा। मौत आएगी तो नोट्स के साथ पाया जाऊंगा। ठीक है, लिखो ज्वालामुखी। प्रवीण कुमार सर सुनामी करा दीजिए। लिखिए लिखिए जल्दी से। सर एक रिक्वेस्ट, कोविड की आंसर राइटिंग सीरीज के 20 लेक्चर कंप्लीट अवेलेबल करवा दीजिए। तो ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने 20 उत्तर लेखन पे कुछ चीज इंग्लिश मीडियम में करने के लिए किया है, और उसमें मेरे ख्याल से 6-7 ही लेक्चर डाले होंगे। लेकिन कोविड चला गया, कोविड के बाद जिन छात्रों के लिए कर रहा था वो छात्र मुझे मिल गए, मैंने उनको लाइव पढ़ा दिया। और मेरा ऐसा कोई यूट्यूब चैनल को बढ़ाने का उद्देश्य था नहीं, तो उसमें जो जो चीज़ें गई अच्छी काम की चीज़ें तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं एमएमपी में उनमें वो करता हूँ, तो आप जो है अभी वो यूज़ करें। और अभी जो है क्लासेस के बाद टाइम बहुत कम मिलता है, तो अगर टाइम मिलेगा तब वो काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने शायद आपसे कल भी कहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आदित्य से मेरी बात हुई थी कि एक जनरल डिस्कशन आदित्य से किया जाए। इसलिए नहीं कि देखिए बहुत सारा ऐसा हुआ है कि आपने खुद देखा कि सरकारी नौकरियों को लेकर और खासकर यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आंदोलित हो गए, टॉपर्स को देखकर, उनके बयान देखकर, यानी हम भी कर सकते हैं, सब कुछ है, और वो इसमें कूद पड़े। लेकिन कूदने के बाद पता चलता है कि अंदर तो यार ज्वालामुखी देखना पड़ेगा, एटलस भी खोलनी पड़ेगी, उत्तर भी लिखना पड़ेगा, और फिर क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जब वो नहीं होती
तो एक तरह का अवसाद होने लगता है कि मैं नालायक हूं, जो कि सच नहीं है। भाई आपने सोचा नहीं था ना, आपने सोचा नहीं था, तो ऐसा नहीं कि आप नालायक हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आप में अपनी योग्यता या तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसे विकसित करना चाहिए। हम तो ये सुन रहे थे कि इतनी आसानी से वो आया, 8 घंटे में पढ़ा करता था, यहां मेरे मित्र हुआ करते थे, फिर मैं गया यूपीएससी का पेपर देखा, अरे तोड़ दिया फोड़ दिया। साक्षात्कार में उन्होंने कहा तुमसे बढ़िया कोई नहीं, मैं बन गया टॉपर। ऐसे ही सोच के हम आ जाते हैं। और ये सारी चीजें जब तक वो इंडियन आइडल टाइप में नाच गाने में चल रही है कि भाई इसमें ये कंपटीशन जीत गए वो जीत गए, किसकी उससे जीतते? जनता की वोटिंग से। बिग बॉस के घर में से बाहर कौन होगा? जनता के वोट किसको आए। अब सोच हम उसके साथ आए हैं, लेकिन यहां तो पूरे हाथ पैर सब लग गए भाई, सब लग गए, वजन बढ़ गया, बाल उड़ गए, है कि नहीं? कुछ लोग टोपी पहन के आ गए, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मतलब इस क्लास में कई लोग जिनके बाल कम होने लगते हैं टोपी में आ जाते हैं। वो हमारा मित्र कहाँ गया? उसके बाल तो ठीक बढ़ रहे थे। अच्छा रक्षाबंधन पे गया, चलो ठीक है। उसके कहाँ गया? हाँ घर गया, वही मैं कह रहा हूँ। और तुम उसके साथ रहा करो, तुम्हारे बाल बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं, तो तुम उसकी इंस्पिरेशन बन सकते हो, ठीक है? तो ये जो वास्तविकता है, मैंने कहा कि टॉपर्स आते हैं, टॉपर्स ये बताते हैं प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ा, मेंस के लिए वो पढ़ा, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा समय हम इस चीज पे कि भाई आप आए हैं तो क्या सोच कर आए? परीक्षा में पास होना है, देश की सर्वश्रेष्ठ और एकेडमिक परीक्षा है, खेलों से जुड़ी हुई तो नहीं है। खेलों से जुड़ी हो सकता है आप में बहुत सारे लोग, अगर केजीएस अगर खेलों का एक आयोजन कराए ना, आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी भी हैं। तो खेलों वाली परीक्षा नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो उसमें आदित्य से बात हो रही थी, एक त्योहार भी है और इन लोगों को ज्वाइन करना है 26 अगस्त। 26 अगस्त को इस बार का लबासना का इनका फाउंडेशन है, तो कुछ पैकिंग वैकिंग, तो उसमें थोड़ा समय लगा होता है, इसलिए यूट्यूब का जो भी अगर मेरा काम है तो वो मैंने अभी रोका हुआ है। उसमें मेरे ख्याल से मैं बहुत ही कम डालता हूँ और काम की चीज ही डालता हूँ। मैंने ऐश्वर्य वर्मा वाला अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत काम का होगा, अभी आदित्य के साथ भी जो डाला वो भी काम का था, तो कम ही कर रहे हैं। तो व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम, इस पे हमने बात की थी, डे लाइट सेविंग टाइम पर। जब हमने बात की थी कि भारत में टाइम जोन की बात की थी हमने, कि भारत 2 टाइम जोन में पड़ता है, तो हम किस में हो सकते हैं? एक टाइम जोन में होंगे, तो हमें दो दो रखने पड़ जाएंगे, तो हमने क्या ले लिया? बीच में ले लिया। तो एक तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के हिसाब से आप रखते हो, दूसरा हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ देशों में ऐसा होता है कि उनका दिन की अवधि बहुत कम है, दिन की अवधि बहुत ही ज्यादा कम है, कि मतलब मान लीजिए आपका दिन निकल रहा है, सूर्य जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे तो आपका सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, गर्मी में तो लंबा दिन होता है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो उनका सूर्योदय होगा दोपहर में 12 बजे, ठीक है? 12-1 बजे सूर्योदय होगा और 3 बजे क्या हो जाएगा? 3 या 4 बजे सूर्यास्त हो जाएगा। अब आपकी सामान्य एनर्जी कब ज्यादा होती है? सुबह ज्यादा होती है कि नहीं होती? अब 12 बजे तक सूर्य ही नहीं अगर उदय हो रहा है, 12 बजे तक अगर आपका सूर्य ही नहीं उदय हो रहा है, तो आप जो है ऑफिस नहीं जा रहे, कोई काम नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें। तो देश क्या करते हैं कि जो 12 बजे जो सूर्योदय होना है उसे 10 बजे घोषित कर देंगे, अपना टाइम ऐसा कर देंगे कि सूर्योदय को 10 बजे बना दिया, तो 10 बजे सूर्योदय हुआ और कितने बजे डाउन हो जाएगा? 2 बजे डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर लिया। तो अब उनका जो देशांतर है वो तो वही रहा, लेकिन उन्होंने उस सर्दी के मौसम में अपने 12 बजे को क्या घोषित कर दिया? 10 बजे घोषित कर दिया। तो इसे कहा जाता है डे लाइट सेविंग टाइम। तो डे लाइट को कई बार ऐसा होता है कि आपको इतनी सुबह नहीं मिल रही है, शाम को दिन की रोशनी मिल रही है, शाम को 7 बजे ढल रहा है, तो आप जो आपका 7 बजे है, अगर पूरा का पूरा टाइम 1 घंटे खिसका दोगे तो 7 की जगह अब आपके हिसाब से तो 6 बजे ढलेगा, तो आपने अपना दिन बचा लिया, उसको कहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम। ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं कि जब तक आप उन उन उनके ऊपर कुछ प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक आप उसका शायद हल नहीं ले पाते। तो मैं क्या उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पर कि इतने बजे कॉल करोगे तो क्या टाइम होगा, तो जहां भी आप डे लाइट सेविंग टाइम पढ़ते हैं तो देखिएगा, एक दो उदाहरण लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है?
हाँ जी, तो ये भी हो गया सर। मैंने अपने आंसर राइटिंग ईमेल किया हूँ, वो देख लीजिए। क्यों देख लूं भाई? ऐसे मुझे रोज रोज ईमेल आएंगे, फिर मैंने वैसे भी बोला हुआ ऐसे वाली ईमेल्स का जवाब मत दिया करो। हाँ, कौन हो, कहाँ से हो, कैसी हो, कब से तैयारी कर रही हो, मेरे साथ करोगी क्या तैयारी? मैं किसी भी इसका जवाब नहीं देता हूँ यार। और वो फोन भी मेरे पास बीच में से चेक होकर आता है वो। तो ऐसा थोड़ी कोई भी जब मन आया कि आज सर मेरा मन हुआ कुछ लिखने का, ये मैंने लिख दिया, अब चेक करो। अरे और भी बहुत सारे काम हैं भाई। यहाँ पर अभी आपके पास मानक उत्तर दिए जाते हैं, उनसे करिए। और ऑफलाइन के पास तो इवेलुएटर्स की एक सुविधा रहती। इवेलुएटर्स के बाद भी कुछ बच्चे मेरे पास अपनी इवेलुएटेड कॉपी ले आते हैं, मैं क्लास के बाद बिल्कुल निश्चित रूप से उसे देख लेता हूँ। बट पहला एक स्तर जो है आपका, कम से कम वो तो दिखा दीजिए उनको। इवेलुएटर्स को प्लीज दिखाइए आप। ठीक है। हाँ जी, तो लिखना शुरू करते हैं। किस पर? भूकंप। ठीक है। पहला करेंगे भूकंप के कारण। भूकंप पे कुछ तो लिख लिया था हमने, परिभाषा वगैरह तो लिख लिए? अभी नहीं लिखी? तो लिखेंगे पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह का कंपन, पृथ्वी की सतह का कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के खिसकने से, चट्टानों के खिसकने से, कौमा, कायांतरित होने से, कायांतरित होने से, व व पृथ्वी के सतह के किसी बाह्य कारक, पृथ्वी की सतह के किसी बाह्य कारक द्वारा हिलाए जाने से जो ऊष्मा सृजित होती है, उससे उससे भूकंप आता है। भूकंप विज्ञान को सीज्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान को सीज्मोलॉजी और भूकंप मापी यंत्र को सीज्मोग्राफ कहा जाता है। केजीएस यूजर डिक्शनरी देखें, विखंडन और वियोजन में क्या अंतर है, डिक्शनरी देखें प्लीज। ठीक है, शब्द अर्थों की क्लास ना बनाएं इसे। फिर सौरमंडल में तूफान क्यों आता है, कौशल नेतम, कौशल नेतम पिछली क्लासेस देखिए प्लीज, ऐसे नहीं बीच में कुछ भी क्लास को बाधित करें। ठीक है। भूकंप के, भूकंप के अनेकों कारण, भूकंप के अनेकों कारण होते हैं, जिनमें चिरकाल से, जिनमें चिरकाल से, चिरकाल से ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार को भूकंप का मूल कारक माना जाता था। तो प्रारंभिक में क्या होता था, जब भी भूकंप आया है तो यानी कहीं पर कोई ज्वालामुखी फटा होगा, ऐसा माना जाता था। ये सत्य नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे विज्ञान के विकास के साथ, धीरे धीरे विज्ञान के विकास के साथ भूगर्भ शास्त्रियों ने
भूगर्भ शास्त्रियों ने भूकंप की प्रक्रिया भूगर्भ शास्त्रियों ने भूकंप की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करके भूकंप के विविध कारणों वैज्ञानिक अध्ययन करके भूकंप के विविध कारकों का पता लगाया और एक सैद्धांतिक समझ विकसित की। ठीक है, आज के आधुनिक सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आज के आधुनिक सिद्धांतों में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप की अवस्थिति भूकंप की अवस्थिति यानी लोकेशन, कॉमा, प्रक्रिया अवस्थिति प्रक्रिया एवं प्रभाव को समझने में सहायक है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश भूकंपीय क्रियाएं इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश भूकंपीय क्रियाएं विवर्तनिक प्लेटों के सीमांतों विवर्तनिक प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भूकंप अपसारी, अभिसारी एवं संरक्षी भूकंप अपसारी, अभिसारी एवं संरक्षी सिद्धांतों में संरक्षी सीमांतों में आते हैं। अभिसारी क्षेत्र में कहां से आएगा, लिखेंगे अभिसारी सीमांत में कहां कहां से आएगा। अगर आपको याद हो, पहला तो क्षेपण में आएगा या क्षेपण से पहले टक्कर ले लेते हैं जब प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट पर आएगा। उसके बाद क्षेपण पर आएगा। क्षेपण क्या है? सबडक्शन और सबडक्शन और इंपैक्ट ये सब कहां पर आएंगे? शैलो फोकस, उथले। ये मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के समर्थन में बता चुका हूं। कितनी गहराई तक? 100 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, उसके बाद क्षेपित प्लेट का टूटना
व कायांतरण होना, ये भी बताया था। ये कहां पर आएंगे? 100 से 700, मध्य व गहरे, दोनों मैंने कर दिए एक ही बिंदु में। वो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं 100 से 400, फिर 400 के बाद 700, तो मैंने एक ही में कर दिया, इतना ज्यादा नहीं करेंगे। सर मैं हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक लाना चाहता हूँ सर, तो मुझे सीरियस तो ले लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कौन नहीं है जो फर्स्ट रैंक नहीं लाना चाहता? आप भी मुझे सीरियस ले लीजिए ना, मेरा विश्वास इतना ज्यादा टूटा है कि मैं ऐसे ही सीरियस नहीं ले लूंगा ना। जैसे जैसे प्रश्न आते हैं, जैसी जैसी बातें होती हैं, उसके बाद ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, ये देखो ये भी फर्स्ट आने वाला, तब से एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहा है, विखंडन और वियोजन में क्या अंतर है। ये विखंडन और वियोजन क्या था? प्लैनेटरी एक्रीशन में बताया गया था, वहीं पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये तब से गूगल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो गया टक्कर क्षेपण, क्षेपित प्लेट का टूटना व कायांतरण। और आप सोचिए विषय चल रहा है, विषय पर एक भी बार हमारे मित्र ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन है ये सीरियस। भाई जो विषय है कम से कम उत्तर तो दिखा दो। यार विषय का उत्तर मैं दे रहा हूं सर, आप ही के उत्तर से देखकर हम कह देंगे अरे शाबाश यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, यही तो हो सकता है। और कैसे आप किसी का विश्वास कैसे लेंगे? भाई जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में आप बढ़िया कर रहे हैं, वही विश्वास का कारण हो सकता है। कसमें वादे तो आपकी मेरी मोहब्बत थोड़ी चल रही है भाई। आपका नाम है प्रोस्पेक्टिव आईएएस प्रभात, बहुत अच्छी बात है बेटा, खूब बढ़िया, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। लेकिन प्रतिभा जब दिखेगी, उत्तरों में दिखेगी, तभी तो हम उसकी कहीं पर मेंशन कर पाएंगे, है ना। हाँ जी, टक्कर हो गया, क्षेपण हो गया, क्षेपित प्लेट का टूटना, और ये हो गया, और क्या था? अभिसारी, यहां तक हो गया। क्या मैं ये भी कह सकता हूं अभिसारी प्लेट पर जब प्लेटें मुड़ती हैं, जब प्लेटों में वलन आएगा, वलन की वजह से भी अगर कोई दरार पड़ गई तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वलन भी लिख लेते हैं, चट्टानों में दरार आ सकती है। सर उतला क्षेत्र कितने किलोमीटर गहरा हो सकता है? सर्वेश पटेल इस पे बात हो चुकी है बच्चे पहले। 100 किलोमीटर हो गया, 100 से 400 हो गया, 400 से 700, है कि नहीं? ये सारी चीजें बता चुके हैं पिछली क्लास में, उसी चीज को आप बार बार पूछ रहे हैं। अब आगे अपसारी सीमांत, अपसारी सीमांत में कहां होगा भूकंप? जल्दी बताइए। ये वलन यहां पे लिखा, वलन प्लस ज्वालामुखी लिख सकते? क्या मैं कह सकता हूं अपसारी सीमा में जब दरार आएगी, दरार आएगी और भ्रंश बनेंगे, भ्रंशन होगा। जब प्लेट में दरार आएगी और क्रैक आएगा तो निश्चित रूप से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये हो गया दरार और भ्रंशन। और क्या मैं ये भी कह सकता हूं ये यहां भी ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है? ये भी हो गया अपसारी। और कौन सी है अब? रूपांतर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में किस लिए आता है? घर्षण। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में दो प्लेटें आपस में आकर यूं रगड़ती हैं, तो इनमें ऊपर नीचे तो नहीं, ऐसे खड़ी हुई हैं, तो ऊपर नीचे पता नहीं आप क्या कह रहे हो, दो प्लेटें हैं ऐसे खड़ी हुई हैं, अब मैं कैसे दिखाऊं, आशा है ऑनलाइन वाले भी देख पा रहे होंगे, ऐसे जा रही हैं, तो इनमें तो जीवन अच्छा है, क्या दिक्कत है? इनमें क्या दिक्कत है? भाई एक में तो नीचे गई, भारी थी, पिघल गई, टूट गई, एक में क्या हुआ, दरार हो गई और ये हो गई, ये तो मजे से ऐसे चल रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं। हाँ जी बताइए प्लीज। वो तो मैं समझ गया बेटिया, एक ही गति को छोड़ो ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है,
ये आपस में रगड़ खा रहे हैं, ये तो हमने माना ना, इसमें रगड़ खाते हैं ये। तो अब मुझे बताइए कि मेरे हाथ में तो कोई दिक्कत, कोई झटका तो आ नहीं रहा मेरे हाथ में, आ रहा है क्या? दो प्लेटें हैं आपस में एक दूसरे के साथ हैं और बहुत थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर खिसक के इस तरह से जा रही है। सर किनारे वाले जानवर मर जाएंगे, सर्वेश पटेल है, अभी ये पूछ रहा था कितने किलोमीटर गहरा है। तो यहाँ पे जो है एक भेड़ डाली, भेड़ की चटनी हो गई, फिर लगा इसमें नमक थोड़ा कम है, इसमें एक जो है बंदर भी डाल दिया, हाँ बंदर भी आ गया, कुछ भी। हाँ जी, हो गया ये वाला बिंदु। हाँ जी, और कोई? तो हिमांशु नवांगे कुछ कह रहे हैं, उनका मैं बिंदु अभी लेना चाहता हूँ। हाँ बताइए कौन, सॉरी। वो मैं आपकी बात समझ गया, वो भी कह रही थी कि ये जो है घर्षण ऐसे हो रहा है, लेकिन घर्षण हो रहा है, चीजें चली जा रही हैं, लेकिन झटका क्यों आएगा? झटके की बात है ना, अगर हम बात कर रहे हैं कि भूकंप आता है तो एकदम से झटका आएगा। तो चीजें हैं, आप बहुत सारी भीड़ में हो, दो लोग एक साथ चले जा रहे हो, दोनों का कंधा एक से साथ थोड़ा सा रब हो रहा है, हाँ जी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ऐसे ऐसे करके जो आग लगाते हैं वो वाला। हाँ जी, एक ज्यादा गति से चल रहा है, तो वो तो हमने मान लिया कि भाई ये वाला 10 किलोमीटर से जा रहा है, ये 7 किलोमीटर से जा रहा है, तो भी तो वही चीज है। मैं तो कह रहा हूं एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपस में रगड़ क्यों रहे हैं। प्रश्न देखिए, मैं अभी किसी छात्र से कल बात कर रहा था, वो आईपीएस है, मैंने उससे कहा कि आपके कितने थे पिछले बार मेंस में? उन्होंने कहा 385 थे। मैं कहा मुझे 450 चाहिए, मुझे 450 चाहिए, जो हमारे एमएमपी का, एमएमपी में अभी मेरी बात हो रही थी, एक छात्रा है हमारी सुरम्या, तो कुछ ऐसी बात हो रही थी, जो पिछले, जो अभी पिछले साल के जो एमएमपी हुए, एमएमपी का रिजल्ट इतना अच्छा था कि कुछ 15 जो बच्चे थे, 15 में से 6 आईएएस हैं और 6 आईपीएस हैं, और बोली 2 ही बच्चे आईआरएस हैं सर, और शायद एक बच्चा और किसी सेवा में है, बीच की मुझे कोई ध्यान नहीं, कोई फॉरेन में गया हो। तो इतने अच्छे रिजल्ट हमने देखे, तो हमने कहा कि यार 450 चाहिए। तो उसने कहा हाँ सर 450 कैसे आएंगे? मैंने कहा देखो तरीका बताता हूँ, गणित आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, जो प्रश्न पूछा गया अगर वो न्याय कर दिया तो 400 आ गए। उस छात्र को मैंने दिखाया कहाँ कहाँ पे मिस हो रहा था, मैंने कहा ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, तो आपको 10 में से 3.8 दे देगा, 3.9 दे देगा, या 4 दे देगा, तो 400 भी टच हम तब होंगे जब हम सही होंगे। उसने कहा सर ठीक है सर 400 ला सकता हूं। मैंने कहा 400 तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, 400 तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, 400 तो आ सकते हैं। बोला हाँ सर, अब आपसे बात करके मेरा मन थोड़ा लालच बढ़ गया है, 400 से बढ़ाऊं कैसे? तो मैंने कहा कि जो आंसर्स आते हैं उनमें बहुत से आंसर्स इतना परेशान करने वाले होते हैं कि एग्जामिनर जो है पूरा पढ़ के परेशान हो जाता है। जैसे किसी ने अभी कहा कि सर मैं ना रैंक 1 वाला हूं, थोड़ा मुझे सीरियसली लो। अब मुझे एक बात बताइए, जो यूपीएससी का इवेल्युएटर है उसको पेपर चेक करने का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर वो पेपर पूरा चेक नहीं करेगा तो उसको अपराध बोध होगा कि नहीं होगा? तो वो पूरे विश्वास के साथ वो पूरा का पूरा आंसर पढ़ता है, और उसको बड़ा अफसोस होता है यार ये आंसर में कुछ दम ही नहीं था, ये तो मैं आंसर पूरा ना भी पढ़ता पहले ही इसको कम नंबर दे देता। वो एक बार, दो बार, 3 बार, तो वो परेशान होता है। तो मैंने कहा अगर आपको 400 से 420 जाना है ना, अपने उत्तर अगर 3 पेज का है ना, पहले आधे पेज में उत्तर की पूरी रूपरेखा दे दो और एक प्रभावी तरीके से दे दो। तो बोला वो कैसे करेंगे? तो मेरे पास कुछ जो भी प्रश्नों पे मैं डिस्कशन कर रहा था, मैंने उन्हें 2 सैंपल दे दिए। बोला हाँ सर ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ये आपका एग्जामिनर को वादा होता है, आप लोग भी जब उत्तर लेखन करते हैं, कई लोग मुझसे बात करते हैं, तो उत्तर लेखन का जो पहला जो अनुच्छेद होता है जिसको हम भूमिका कहते हैं, भूमिका एक तरह का आपका फिल्म का ट्रेलर होता है। आप वादा करते हो एग्जामिनर से कि ये प्रश्न मेरी समझ में आ गया, इसमें मैं ये आपको दिखाने वाला हूं। अब सोचिए फिल्म का ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, स्त्री 2 में गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अब आप सोचिए अब मैं फिल्म देखने जाऊं और फिल्म खत्म निकल आई, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अब क्या है, अब मैंने कहा 320 तो आप यही कर दोगे, अगर आपको 400 से 420 या 25 जाना है, अगर आपने पहले ही उत्तर की पकड़ एग्जामिनर को बता दी उतने में हो जाएगा। उनको 3 सैंपल मैंने दिए, उसने कहा सर ये भी संभव है। बोला अब सर 450 पे जाने के लिए? देखो यार जो पूछा था वो तुमने जवाब दे दिया, उत्तर के प्रारंभ में ही आधे पेज में एग्जामिनर को समझ में आ गया कि तुमको समझ में आ गया है, वो मुस्कुरा रहा है। अब तुमने वादा कर दिया, वादा निभा दो। अब जो आपने प्रॉमिस किया है पहले आधे पेज में,
वो सारा उसको उसी का तो डिटेलिंग करनी है ना, उसका डिटेल लिख दो, जहां संभव हो उसका चित्रण कर दो, जहां संभव हो उसका उदाहरण दे दो, ये काम कर दो। फिर तुम हो या जैसे हमारा किसी छात्र ने भी कहा सर मैं रैंक 1 लाना चाहता हूं हिंदी से, ये उनके लिए भी है, आप सबके लिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि हमने सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है। और क्यों हम ये आपसे भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल है। फिर मैंने कहा मैं आदित्य से यही बात करना चाहता हूं कि लोग जो है ये सोच के आते हैं अच्छा आंसर राइटिंग इतना आसान है, हम कर लेंगे। तो सीधी सी बात है कि उसको आपको इसलिए करना होता है। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट पे झटका क्यों आता है, तो ये बोल रहे हैं सर प्लेट पे झटका इसलिए आता है क्योंकि ये 6 किलोमीटर की गति से जा रही हो 3 की। अरे वो तो हमको पता है ना, प्लेट आपस में रगड़ रही है। हमने ये प्रश्न पूछा ही नहीं रगड़ रही है, हमने पूछा रगड़ रही है झटका क्यों खा रही है। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। हाँ कोई यहाँ पे हाथ उठा रहे हैं जी। वो देखो यार, तुम अंग्रेजी में बोल दिए तो सही थोड़ी हो जाएगा बच्चे। बैठिए प्लीज। तो हमारे मित्र ने कहा टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ये जो रगड़ खा रहे इसको अंग्रेजी में टेंजेंशियल कहते हैं। टेंजेंशियल मतलब संपर्क पे ही ना, इसको कहते हैं, है ना। और उसके बाद ये कह रहे हैं संपीड़न। संपीड़न तो तब होता है तब दबाव, इसे संपीड़न कहते हैं। इधर से जो निकल रहा है उसे तनाव कह रहे हैं, इसको टेंजेंशियल कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एनर्जी कहां से आएगी, जो अभी आप जिस सिद्धांत की बात करना चाहते हैं वो इसके बाद आएगा। ये जो इतनी मैंने बात की सिर्फ एचएफ रीड की वजह से कर रहा हूं। तो हम जो देख रहे हैं हमारी प्लेटें कैसी दिख रही हैं आप लोगों को, ऐसी लिख रही हैं। एक छात्र ने वहां पे लिखा था, मैंने बोला कि उन्होंने सही उत्तर दिया। उन्होंने कहा मक्खन थोड़ी लगा हुआ है इन पर, ये प्लेटें आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं, कोई भी प्लेट ऐसी नहीं है। अब हिला के दिखाइए, प्लेटें एक दूसरे में लॉक्ड हैं। तो प्लेटों के एज जो होते हैं, सीमांत होते हैं, वो स्मूथ थोड़ी होते हैं एकदम से बिल्कुल सटीक से यूनिफॉर्म से हो गए और ये आपस में रगड़ दें। अब ये गुथे हुए एक दूसरे में। अब हिला के दिखाइए, हिलेगा, हिलेगा नहीं हिलेगा। कब तक नहीं हिलेगा, तनाव 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 तनाव। फिर क्या होगा, एक चटका, दूसरा चटका, तीसरा चटका, और जब आखिरी चटकेगा तो झटका आएगा। तो ये जो कल्पना है ये किताब में नहीं मिलती है। जब शिक्षक भी बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, दूर जा रही है, पास आ रही है, रगड़ खा रही है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे शब्द सही हैं। बट जब आप कल्पना ही नहीं कर सकते वो क्या होगा, तो ये जो है ये इस तरह है। तो हमारे श्रीमान एच एफ रीड ने कहा कि हर चट्टान की एक दबाव सहने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिक में वो दब रहा है, मुड़ रहा है, मुड़ रहा है, और एक बिंदु के बाद क्या होगा, ये गया और ये झटके से नीचे आएगा। इसको उन्होंने कहा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसलिए बता रहा हूं ये। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो हम बात कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक ने सब बता दिया, लेकिन एचएफ रीड ने कहा किसी भी चीज का आप ऐसे कोई भी चीज, मतलब एक छोटा सा स्केल लेकर, बच्चे आपस में नहीं खेलते, स्केल होता है थोड़ा सा खींचा और यहाँ पे कान पे लगा, सिर पे लगा, होता है कि नहीं होता, पीछे बेंच वाले को, सामने वाले दोस्त को पीछे से खींचकर मारा। नहीं सर मैंने कभी नहीं किया, कोई बात नहीं, कर भी लेते तो ऐसा नहीं कि आईएएस बन जाते उससे। बट आज थोड़ा सिद्धांत समझ में आता है, अपने भाई बहन के साथ खेल खेल में कर लिया। तो इलास्टिक रिबाउंड उसे कहते हैं। तो हम क्या लिख रहे थे, अब सारी भी हो गया, ठीक है। अब हम कौन सी कर रहे हैं, संरक्षी सीमा। संरक्षी सीमा में लिखेंगे, संरक्षी सीमा में प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, लेकिन प्लेटों के सीमांत, प्लेटों के सीमांत एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, लॉक्ड होते हैं। और दबाव पड़ने पर, दबाव पड़ने पर दबाव पड़ने पर इनमें तनाव पैदा होता है।
ये तनाव स्पर्श रेखीय तनाव या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। स्पर्श रेखीय तनाव होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, जिसके कारण आपस में गुथी हुई प्लेट सीमांत, आपस में गुथे हुए प्लेट सीमांत इस तनाव को एकत्रित करते हैं, इस तनाव को एकत्रित करते हैं और चट्टानों की इलास्टिक सीमा से अधिक तनाव होने पर चट्टानें चटक जाती हैं और भूकंप इलास्टिक सीमा से अधिक होने पर चट्टानें चटक जाती हैं और भूकंपीय ऊर्जा का सृजन होता है। इसे प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी द्वारा श्रीमान H.F. रीड ने समझाया। तो क्या होता है कि प्लेटें हैं, प्लेटों पर तनाव आ रहा है, तनाव कैसा आ रहा है, स्पर्श रेखीय तनाव आ रहा है या टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। एक बिंदु ऐसा आएगा कि जो उनकी इलास्टिक सीमा है उसके परे तक तनाव हो जाएगा, वो अचानक चटक जाएंगे और ये जाएगा और झटके से दूसरा वाला पलट के आएगा। उसे क्या कहा गया, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी या प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, H.F. रीड ने कहा। ठीक है, तो ज्वालामुखी से आ सकता है, भ्रंशन से आ सकता है, प्लेट सीमांतों से आ सकता है, ये हमने बात कर ली है। अब एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात बताइए मुझे, ये एक प्लेट है, प्लेट होती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बनता है, क्रस्ट, परपटी और बाबा मेंटल से। ये किस चीज पर धरा हुआ है सर, ये किस पे धरा हुआ है, एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर अगर इस पे दबाव दिया जाए तो ये थोड़ा सा मुड़ सकता है। क्या हो सकता है, मुड़ सकता है। तो अगर प्लेट के ऊपर मानव ने एक बांध बनाया या फिर प्रकृति ने, मानव को लाते ही नहीं, अगर यहां पर एक पर्वत बन गया, क्या बन गया, पर्वत बन गया, तो मुझे बताइए क्या इसका भार नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। सर ये पर्वत कैसे बना, पर्वत वलन से बन गया। भाई यहां पे प्लेटों पे तनाव था तो यहां पे प्लेटें मुड़ गई, ये प्लेट इस तरह की हो गई, ठीक है, और यहां पे बहुत सारी चीजें, दो प्लेटें आपस में टकराई, ये भार अगर बढ़ गया तो इस प्लेट का अब भार एस्थेनोस्फीयर पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये प्लेट ऐसे ही कैसे रहेगी। आप सोचिए, एक नाव है, खाली नाव थी, उसमें 10 यात्री बैठ गए, 10 यात्री बैठ गए, तो नाव का स्तर वही रहेगा या बदलेगा, क्या होगा, हल्की सी नीचे जाएगी।
तो ऐसी स्थिति यहां पे एस्थेनोस्फीयर पे हमारा ठोस ये पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। प्लेट क्या हो गई, प्लेट हल्की सी धस गई। एस्थेनोस्फीयर का क्या हुआ, एस्थेनोस्फीयर तो यहीं तक होता है, तो ये जो यहां का एस्थेनोस्फीयर था, अतिरिक्त एस्थेनोस्फीयर, ये इधर को चला गया। ठीक है, इस प्रक्रिया का एक नाम है, टेक्निकल शब्द आपको बता रहा हूं। जब चट्टानों पर, जब थलीय प्लेटों पर दबाव होता है, तो दबाव के असर के तले थोड़ा सा झुक जाएंगी, इसको कहा जाता है आइसोस्टेसी। क्या कहा जाता है, आइसोस्टेसी, समस्थिति। क्या कहा जाता है, समस्थिति। तो समझ में नहीं आया आइसोस्टेसी क्या है। आइसोस्टेसी एक तरह का संतुलन की स्थिति है। किसकी स्थिति, संतुलन की स्थिति। अगर वजन बढ़ाओगे तो नाव कहां चली जाएगी, थोड़ा सा नीचे। किसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ बोयंसी। ठीक है, उत्प्लवन का सिद्धांत। बोयंसी किसने ये तैरने का सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज। आपने नाम सुना है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कि अगर किसी चीज में आप ज्यादा वजन आओगे तो कोई भी चीज तैरती कैसे है, अपने वजन के समतुल्य जल को हटाकर तैरती है। तो अगर आप वजन बढ़ाएंगे तो वो और नीचे जाएगी। जो जानते प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको छोड़ दीजिए। आप बस ये समझिए कि ये प्लेट भारी हुई और ये प्लेट नीचे जाएगी क्योंकि इस पे भार ज्यादा हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर भार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये जो अपनी समस्थितिक संतुलन बनाने के लिए नीचे जा रही है, तो प्लेट भी तो रिजिड है, ये भंगुर है कि नहीं। प्लेट टूट जाएगी कि नहीं, टूट सकती है, तो क्या आएगा, भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। सब बट मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, प्लेट पे वजन क्यों आया, प्लेट तो प्लेट है, यही तो प्लेट थी सर, यही तो मुड़ी है, इस पे वजन कैसे आ सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। हमारे दक्षिण में कौन सा महासागर, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध पे कौन सा महाद्वीप है। आप कह रहे हैं कोई भी नहीं है, सोचो क्यों नहीं है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अरे एकदम दक्षिणी ध्रुव पर, न्यूजीलैंड। बताओ यार, अंटार्कटिका नहीं आ रहा है, लोग आईएएस बन जाएंगे, लेकिन कुछ तो था यार, कहीं तो था। कहेगा मतलब लानत है शिक्षक पे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव पे कौन सा, कुछ तो था, न्यूजीलैंड टाइप कुछ नाम था उसका। अबे अंटार्कटिका, थोड़ी तो इज्जत दे दो उसको। तो अगर महाद्वीप है तो उसमें लिथोस्फीयर होगा, ये लिथोस्फीयर, ये अंटार्कटिका का लिथोस्फीयर, और ये है सागर का स्तर। कौन सा सही है, सागर का स्तर, ये या ये, जल्दी बताइए। अगर ये अंटार्कटिका है तो सागर का स्तर कहां पे होगा, 1 या 2, 2 पर होगा तो फिर महाद्वीप दिखेगा ही नहीं, 2 पे होगा तो पूरा का पूरा महाद्वीप डूब नहीं जाएगा, सोच के देखो, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। तो कहां होगा सागर का स्तर, 1 पे होगा, है कि नहीं। तो उत्तर है 2। चलिए, तो महाद्वीप डूब जाएगा, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है सर, डूब कैसे गया, बर्फ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सागर के नीचे है वो महाद्वीप, सागर के तल से, स्तर से नीचे है वो। क्यों, क्योंकि उस पर इतनी बर्फ है और बर्फ का भार है, बर्फ का भार है, तो वो दबाया तो नीचे कुछ पिचका होगा ना। क्या पिचका, प्लेट पिचक गई, एस्थेनोस्फीयर पिचका, प्लेट थोड़ी। बीच में टूथपेस्ट है, ऐसे दबाओगे तो टूथपेस्ट इधर को खिसक जाएगी, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर खिसक गया। अब ये तो पूरी की पूरी प्लेट नीचे चली गई। अब आप सोचिए, अगर प्लेट का कोई बीच का हिस्सा अगर दब रहा हो, तो तब तो ये दबेगा कि नहीं, इसमें आ सकता है कि नहीं। और ये दब क्यों रहा है, ऊपर के वजन से। अगर वजन की वजह से, वजन को अकोमोडेट करके अगर आप एक संतुलन ग्रहण करते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी। तो हमारे
स्थलमंडलीय चट्टानें आइसोस्टेसी की वजह से मुड़ जाती हैं, कहां चली जाती हैं? नीचे। सर ये तो अंटार्कटिका हुआ, क्या हमारे पास कोई और उदाहरण है? हाँ बिल्कुल उदाहरण है। आज से 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले एक हिमयुग आया। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं जब मैंने आपको कनाडा की झीलों के बारे में बताया था, याद है? इस हिमयुग से ये सारा का सारा क्षेत्र क्या हो गया? बर्फ से आच्छादित हो गया। अगर बर्फ से आच्छादित हो गया तो इसके नीचे की प्लेट क्या हो जाएगी? ये वाली भी धंसेगी? नहीं, ये नहीं धंसेगी। यहां पे था तो ये वाली दब गई और ये इधर, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? अगर ये उत्तर है और ये दक्षिण है तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ? ऐसे धस गई होगी कि नहीं प्लेट? किस वजह से? यहां पर क्या आ गई? बर्फ आ गई। ठीक है, धस गई होगी तो यहां पे तनाव आएगा भाई, आएगा कि नहीं? क्या भूकंप आ सकता है? तो सामान्यतः लोग क्या समझते हैं, भूकंप ज्वालामुखी से आता है, भूकंप किसी प्रकार के भ्रंशन से आता है, भूकंप सीमांतों पर आता है। मैंने एक नया विचार आपको दिया, किससे दिया? भूकंप समस्थितिक प्रक्रियाओं से भी आता है। ठीक है सर, लेकिन आज तो कनाडा में बर्फ नहीं है। हाँ, तो बर्फ पिघल रही है। अगर बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? अब बर्फ पिघल रही है तो क्या होगा? तो अब जब बर्फ पिघलेगी तो ये वापस आएगा। तो मैंने आपको कनाडा में उत्तर में पढ़ा है लेब्राडोर कैनेडियन शील्ड। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैनेडियन शील्ड आज भी उठ रही है, वो आज भी ऊपर आ रही है। कौन सा कारक? आंतरजनित कारक। जब बर्फ थी तो वो धंस गई थी, अब बर्फ चली गई है तो कनाडा की शील्ड क्या हो रही है? धीरे धीरे उठती चली जा रही। हम इसे भूगोल में वैकल्पिक विषय में इसे रिजुविनेशन बताते हैं। उनकी नदियां जो समुद्र में ऐसे जाती थी, अब नदियां समुद्र में ऐसे जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस भूमि पे वो बह रही थी वो भूमि उठ गई है, तो नदियों की धार तेज हो गई है। इसको रेजुविनेशन कहते हैं। नदी में एकदम से क्या हो गया? पुनर्जीवित हो चुकी है यहाँ की नदियां। क्यों? क्योंकि समस्थितिक आप वापस आ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? नाव में अगर वजन बढ़ा तो नाव नीचे जाएगी, वजन हटा तो ऊपर आएगी। तो जो हमारी परपटी है लिथोस्फीयर, वो नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। इस प्रक्रिया का नाम समस्थितिक संतुलन। समस्थितिक संतुलन। तो क्या मैं कह सकता हूं भूकंप का कारण है समस्थितिक संतुलन? संतुलन में कभी नीचे दबोगे तो क्रैक हो सकते, कभी वापस पलट के आ रहे हो तो भी क्रैक हो सकते हो, इस वजह से हो जाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो जहां बर्फ नहीं होता वहां भूकंप कैसे आता है? करंट देखो, करंट। त्योहार आने वाला, ऐसी बातें मत करो। अभी इससे पहले जो 3 बिंदु लिखवाए ना बेटा, इसीलिए कहते नोट्स वाले सिर्फ दहेज नहीं लेके जा सकते। ये सब बताया था, ये नहीं बता रहे थे इतनी देर से। सोचो आखिर इतनी देर से बता रहा हूं, इतनी देर से लिखवा रहा हूं, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। करण की अचानक आंखें खुली, यार ये वाला तो समझ आ गया जो ये कह रहा है, यानी इसके अलावा कैसे आएगा? जो मैंने बिना समझाए लिखवाया था, छपवाया था ना, जो दिल में छपा नहीं, तो करण उससे आता है। सर यहाँ पे ज्वालामुखी आ सकता है क्या? सर क्यों आएगा? सब तो इंटैक्ट है, कुछ पिघल रहा है। अब सीधी सी बात बताओ, ज्वालामुखी कब आता है? कुछ पिघले यार, कोई नली हो या दरार हो, नली हो या दरार हो। अब एक नाव है, नाव में 10 यात्री बैठे तो नाव थोड़ी सी अंदर चली गई। सर इससे क्या नाव में पानी भरेगा? क्यों भरेगा? नाव का थोड़ा सा स्तर नीचे तो गया। नाव में पानी कब भरेगा? जब नाव में छेद होगा। फिर तो यात्री बिठाए चाहे ना बिठाओ तब भी हो जाएगा। तो ये गलत गलत अगर लॉजिक लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है सर, हिमालय की ऊंचाई बढ़ने का क्या कारण है? मधुश्री बेटा, गहन तपस्या। हम भारतीयों का एक दूसरे के लिए प्रेम, देश प्रेम, और जो भी हमारे नेता जो लगे हुए हैं, इन्होंने हिमालय को बढ़ाया। रोज रोज हम जो है 52 इंच, 56 इंच, 68 इंच, 72 इंच बढ़े जाओ। ये 2 प्लेटें हैं, आज भी प्लेटों में अभिसरण होता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। ये उसको इसलिए कर रहा है।
कौन सी है? सीसी। ये भी बता चुका हूं, पूरा बता। मैंने कहा ना बच्चों, आप सोचिए तो सही कितना तगड़ा नुकसान होता है सिर्फ नोट्स लिखने का। आपको ओ बता दिया, ओ सी बता दिया, सीसी में मैंने आपको बताया कि दो आकर फॉर्च्यूनर आपस में टकरा गई हैं, कोई भी नीचे नहीं जाना चाहती, दोनों क्या हो गई हैं? इस तरह से ऊपर जा रही है और आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं। तो सर हिमालय कैसे आज भी बढ़ रहा है? ठीक है सर, इलास्टिक वाला जरा स्क्रीन पे दिखा दो, और कुछ दिखाना है तो बताओ सर। एक लता मंगेशकर वाला भी गा दीजिए तो बढ़िया रहेगा, कुछ भी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समस्थिति समझ में आया कि नहीं आया? ये मुझे लगता है कि हमेशा जो भी, और फिर मैंने कहा यहाँ पे एक छात्र ने कहा कि सर मैं भविष्य का रैंक 1 हूं, तो उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसी बात करते हैं। तो शिक्षक को भी नहीं घबराना चाहिए अपने छात्रों को हायर कॉन्सेप्ट देने के लिए कि जो एग्जाम में आएंगे, बट उसमें आप एकदम क्लास को गिरा दो तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सोच के देना चाहिए किसको क्या दें। ठीक है, ये हो गया आपका ये। अब आगे लिखेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि भूकंप के कारक पता चल गए, भूकंप के क्षेत्र कौन से हैं फिर? तो उपरोक्त कारकों द्वारा भूकंपीय घटनाओं की अवस्थिति या उनका वितरण कुछ निश्चित पेटियों में होता है। उनका वितरण कुछ निश्चित पेटियों में होता है। पहला, परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी। रितिका गुप्ता जी, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, और रही बात जो प्रश्न पूछे थे मैंने उनका उत्तर दिया। ठीक है, और काम के प्रश्न थे कि सर बाकी जगह पे कहां पर होगा। रितिका गुप्ता जी, निश्चित रूप से आपकी तो बात जो आप लिख रही हैं वही है, परिप्रशांत पेटी। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कौन सी सीमा है? अभिसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत। ठीक है, दूसरा, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये कौन सी सीमा है? ये भी अभिसारी है, जो आपने ज्वालामुखी में देखी। ठीक है, तीसरा, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक तंत्र, महासागरीय कटक तंत्र। ये कौन सी? अपसारी। ठीक है, उसके बाद छठा जो आप लिखेंगे, और कौन सा बता रहे? चौथा, चौथा, चौथे में लिखेंगे अंतरा प्लेट, अंतरा प्लेट भूकंपीयता, अंतरा प्लेट भूकंपीयता। अंतरा प्लेट बताया था कि नहीं? ऐसे क्यों सुन रहे हो? आपको पहले ही बताया, जैसे हॉटस्पॉट बताया था। अच्छा, कारण कितने लिखे थे हमने? कुल कितने कारण लिखे थे? 5 लिखे थे। जल्दी बताओ ना, तुमने तो लिखे थे 5 लिखे थे। छठा उसमें लिखो, छठा लिखो। 4 थे, 5वां लिख दो। गिनती आप ही कर रहे हैं, गिनती आप ही कर रहे हैं। जो भी कारण लिखे थे उसमें एक अहम कारण रह गया, मानवीय कारक। मानव निर्मित भी तो हो सकता है, मानवीय कारक मानव निर्मित हो गया। ठीक है, और एक और, रेडियोधर्मिता से कैसे होता है? रेडियोधर्मिता से कैसे होता है?
वो तो मानवीय कारक हो गया ना, हमने एक विस्फोट किया, नाभिकीय विस्फोट किया, यही तो आप कहना चाह रही हैं। मानवीय कारक में क्या हो सकता है, हमने एक नाभिकीय विस्फोट किया, बम फोड़ा, ठीक है। दूसरा कारक क्या हो सकता है, हमने एक बांध बनाया, बांध के वजन से, विकास परियोजना के वजन से, वो भी हो सकता है। तो मानवीय, अभी तो कारण बता रहा हूं वहां पर। और एक हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, बाह्य अंतरिक्ष कारक, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लिखो वो। बाह्य अंतरिक्ष कारक क्या होगा, कोई उल्का पिंड आकर टकरा गया वो। तो प्रश्न का अगर मुख्य परीक्षा में आया तो उत्तर भी तो लेना होगा, इसलिए कारकों को गिनवा रहा हूं। नीतू कुर्मी कह रही है बम से आएगा, ठीक है। मोहिनी तिवारी कह रही है खनन से हो सकता है, बिल्कुल है। तो मानव निर्मित खनन घटना हो सकती है, विकास के लिए हमने बांध बनाया, पुल बनाए, उन सब से चीजें हो सकती हैं, वजन बढ़ेगा। और हमने नाभिकीय वो किया। तो इमारतों के टूटने से नहीं होता बेटा, उल्टा होता है, भूकंप से इमारतें टूटती हैं। अब इमारत के टूटने से भूकंप आया तो इमारत सच में कुछ, मतलब पृथ्वी की लिथोस्फीयर से भी ज्यादा पावरफुल होगी, तभी होगा, ठीक है। चलिए, हो गया सभी लोग। हाँ, क्षेत्रों की भी हमने बात कर ली, अंतर पर्वतीय भी होगा, मानव, मानव के अलावा लिख दो, लास्ट में होगा मिसलेनियस, जहां पे मानव ने कुछ किया उस तरह से हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका कुछ मापन करें। भूकंप का मापन उनकी व तरंग व उनके प्रभाव से होता है। ठीक है, तो तरंग दो प्रकार की होती है। पहली तरंग, पहली तरंग होती है बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स, इन्हें क्या कहते हैं, काया तरंग, बॉडी वेव्स। अब जब ये सतह पे टकराएंगी, यहां पर क्या है, ये एपिसेंटर, एपिसेंटर हो गया, अधिकेंद्र हो गया। अधिकेंद्र से अब ये निकल के आएंगी, इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा सतही तरंग, ठीक है। ये क्या होती है, आर और एल। तो जो विध्वंस मचाती हैं, विध्वंस जो मचाएंगी, वो क्या होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं सर ट्रेन भी घर के बगल से निकल जाती है तो घर कंपन करता है। बेटा भूकंप की बात हो रही, कंपन तो तुम्हें जो है एक तेज झन्नाटेदार पड़े तो पूरा शरीर भी कंपन करता है, हर तरह के कंपन की बात नहीं हो रही है, सर्दी में भी शरीर कंपन करता है, भूकंप की बात हो रही, ठीक है। सतही तरंग, अब ऐसे मत सोचना सर ने तेज झन्नाटेदार मारा, मैं तो बस ऐसे अनुभव के हिसाब से कह रहा था कि कंपन कहाँ कहाँ हो सकता है, संभावनाएं बता रहा था, ठीक है। सतही तरंग और बॉडी तरंग, तो ये जो है ये विनाशकारी होती है। कौन सी विनाशकारी होती है, सतही तरंगे, ठीक है। आर वेव, आर वेव होती है रेली वेव, और एल वेव होती है लो वेव। रेली वेव और लो वेव, सर इसे हिंदी में लिखें, रेली या रेले तरंग और लोव तरंग, देवनागरी में लिखना पड़ेगा, और कोई इसका हिंदी रूपांतरण नहीं है, ठीक है। दो तरह की तरंगे होंगी, ये निकल के आएंगी। अब इनमें सर कौन सी अनुप्रस्थ हैं और कौन सी अनुदैर्ध्य हैं, ये करने की जरूरत नहीं, दोनों क्या है, मिश्रित हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये जटिल तरंगे होती हैं, जटिल तरंगे होती हैं। अब ये तरंग आ गई, और अब ये तरंग जो है इंपैक्ट करेगी, यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट जाएगी, यहां पर बिल्डिंग है,
और ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी, ऐसा भी संभव है कि नहीं है? तो तरंगे तो बहुत सारी आ रही हैं। तो अब इनका प्रभाव सतह पे आना है, अब इसका मापन करना है। तो इनका मापन कैसे होता है? इनका मापन होता है दो प्रकार से। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। पहले ये शब्द लिख लीजिए अंग्रेजी में, फिर हिंदी में भी लिखेंगे। मरकाली और रिक्टर, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। मैग्नीट्यूड परिमाण, क्या मैग्नीट्यूड है उसका? मैग्नीट्यूड क्या होता है ये अभी रिक्टर स्केल में आता है। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उसका कितना प्रभाव है। हमने एक स्लाइड भी रखी हुई है। जो लोग दुखी हैं कि अरे हटा दिया, भी लिख नहीं पाया, तो मुझे जान दे देनी चाहिए, आ रहा है आ रहा है। और जो लोग भूकंप पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे इन दोनों में अंतर बताएं। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या होता है, सोच के बताइएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। तो ये भूकंपीय तरंग निकली, ये शहर है, ये शहर है, इस शहर में ये तरंगे जाएंगी और ये तरंगे अलग अलग तरह से जो हमने देखा था वो सारी की सारी पहले बॉडी में आएंगी और फिर सतह पर आने वाली। अचानक हिलने से अचानक ऊर्जा, भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? संग्रह कैसे होता है? तनाव तनाव तनाव, ये संग्रह कहलाता है। अगर संग्रहित ऊर्जा मतलब स्टोर्ड एनर्जी या लॉक्ड अप एनर्जी, जब रिलीज होगी वो झटके के साथ होगी, ये यहां पर लिखना चाह रहे हैं। स्टोर्ड इलास्टिक स्ट्रेन, जो हमने इलास्टिक रिबाउंड की बात की। तो एक होता है परिमाण पैमाना और दूसरा होता है तीव्रता पैमाना, इंटेंसिटी। परिमाण और तीव्रता में क्या अंतर है, जल्दी से बताइए। जिन लोगों ने भूकंप पहले पढ़ा है, दो जगह पढ़ा होगा ना, मैग्नीट्यूड आता है, रिक्टर आता है, ये आता है। परिमाण और तीव्रता में ऑप्शनल में तो पूछ ही लिया है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो पूछ ही लिया कि परिमाण और तीव्रता में अंतर क्या होता है, और उसके बाद पूछा भूकंप के बारे में। जीएस के छात्र से पूछ रहा हूं। हाँ जी, परिमाण को अंकों पे माप सकते हैं लेकिन इंटेंसिटी को नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते? अच्छा, जो दिखाई नहीं दे सकती उसको माप सकते। इंटेंस नहीं, बैठ जाओ। इंटेंसिटी इज इक्वल टू तबाही। हिमांशु जो बात कर रहे हैं, बेटा हिमांशु और जो आप बात कर रहे हैं, मरकाली स्केल, मरकाली क्या देखता है? तबाही देखता है। मरकाली स्केल तबाही देखता है, मैग्नीट्यूड स्केल परिमाण देखता है। मैंने आपसे स्केलों में तो अंतर मांगा नहीं, जो आप तबाही लिख रहे हैं। सर मैग्नीट्यूड नुकसान होता है, तो एक एक बार के लिए क्लियरली बता देता हूं, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एक छात्र है, सोचिएगा इसको, और यहां से सब समझ में आ जाएगा भूकंप के बारे में। एक गांव है, ठीक है, गांव में बिजली जो है सिर्फ खंबे पर आती है, घरों में नहीं पहुंची है, या घरों में आई भी है तो उसका बिल आता है, लोग लेते नहीं। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये खंबा है, खंबे पर लैंप है, लैंप की रोशनी आ रही है, ठीक है। ये यहां बैठकर अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, इसके पास रोशनी कम आ रही है, रोशनी कम आ रही है, रोशनी बढ़ाना चाहता है, तरीके बताइए। हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तरीका बताइए। पास चला जाए, इसके पास चले जाइए। पास चले गए तो क्या है? वही बल्ब है, वही लैंप है, लेकिन लैंप की इंटेंसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गया?
प्रभाव बढ़ गया। इंटेंसिटी समझ में आ गया? तो इंटेंसिटी मतलब विनाश ना 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 ना, प्रभाव। एक कह रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी, इसने दोनों को ही जोड़ दिया, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए। कोई और तरीका है बिना पास जाए? वो कह रहा है बल्ब को नीचे कर दो, तो भी तो चचा पास ही जाएगा। कह रहे बल्ब को ले आओ, तो भी तो दूरी ही कम करना है। और तरीका बताओ। बल्ब का पावर बढ़ा दो। अगर ये बल्ब 100 वाट का था, इसकी जगह 1000 वाट का। मुझे बताइए स्टेडियम में जो मैच होते हैं, स्टेडियम की पावर ज्यादा होती है कि नहीं? वो लाइट, लैंप बदल दो। लैंप होता है मैग्नीट्यूड। भूकंप ऊर्जा करेगा, भूकंप ऊर्जा पैदा करता है। किसी भूकंप में कम ऊर्जा, किसी में ऊर्जा का मापक मैग्नीट्यूड। ज्यादा ऊर्जा वाला भूकंप ज्यादा, रिक्टर स्केल में 7 नंबर। ज्यादा ऊर्जा 8 नंबर, कम ऊर्जा 3 नंबर, 4 नंबर। तो मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी ऊर्जा निकली, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव। एक बहुत ही आसान सी, मैं अगर इसमें बात करूं आपसे, ये भूकंप का अधिकेंद्र है, ये भूकंप का अधिकेंद्र है ए बी सी, ठीक है। एक भूकंप आया रिक्टर स्केल 7.0, कितना आया? 7.0। क्या सबको 7 की मार पड़ेगी या अलग अलग पड़ेगी? किसको ज्यादा पड़ेगी? ए को ज्यादा पड़ेगी। क्या मैं कह सकता हूं कि इस बिंदु से इस वाले क्षेत्र को अगर मैं ए घोषित कर दूं, इसको मैं बी घोषित कर दूं, इसको मैं सी घोषित कर रहा हूं, ये बी है और ये सी है। कहां पर सबसे ज्यादा कंपन होगा? ए में होगा। क्यों सर? वो केंद्र के पास में। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रिक्टर 7 ना होता, रिक्टर 4 होता, तब किस में ज्यादा होता? तब भी ए में ज्यादा होता। समझ में आया? तो आपका मैग्नीट्यूड किसका परिचायक है? दम कितना था, एनर्जी कितनी रिलीज हुई। कम मैग्नीट्यूड मतलब कम एनर्जी का था, कम बम फटा। ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब ज्यादा। अब अगर आप भूकंप के अधिकेंद्र पर ही खड़े हो तो आपको सबसे ज्यादा मारेगा। एक बिल्डिंग यहीं पे थी 7 रिक्टर स्केल पे, तो ये बिल्डिंग क्या हो गई? ढह गई, जीरो हो गई। ये वाली बिल्डिंग आधी टूटी, ये वाली बिल्डिंग हिली। ये वाली बिल्डिंग, क्या भूकंप आया था क्या? अरे यार बहुत बुरा हुआ यार, पता करो, ठीक है। इस इंटेंसिटी को, इस तीव्रता को कौन नापता है? मरकाली। मरकाली को नापना है कि किसके पास कितना प्रभाव आया। तो भूकंप की ऊर्जा का मापक मैग्नीट्यूड रिक्टर नापेगा। लेकिन भूकंप तो आ गया, अब भूकंप की इंटेंसिटी, तरंगे कहां ज्यादा, सबसे ज्यादा महसूस हुई? यहां पर हुई। लेकिन मरकाली को कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा यहां पर हुई? वो देखता है कि सारी बिल्डिंग सपाट हो गई, वो सीधा इसे घोषित कर देता 12, 12 उसका मैक्सिमम है। तो आपके अधिकेंद्र के पास जो पहला गोला आया वो क्या हो गया? 12, यानी मैक्सिमम विध्वंस हुआ। ये क्या हुआ? 11, ये क्या हुआ? 10। तो विध्वंस कम हो रहा है। तो आप लोगों ने कहा सर वो विध्वंस को नापता है। विध्वंस को नापता है क्योंकि वही दिख सकता है, वही दिख सकता है इसलिए, वरना वो नापता क्या है? तीव्रता। तीव्रता कहां पर आती है? एपिसेंटर के पास, दूर जाते जाते खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए समझ आ गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब आपको ये दिखा देता हूं ये कैसा होता है। ये पूरा का पूरा स्केल है, यहां से शुरू हो रहा है, रिक्टर स्केल है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 0। तो जो आसमान से बिजली गिरती है,
थंडर, लाइटनिंग बोल्ट, बिजली जो चमकती है, वो लगभग लगभग कितनी है? 3 की होती है। चक्रवात आया, कितना आ गया? 4, 4 के बराबर होता है। हिरोशिमा में बम फटा था, कितना था? 6 रिक्टर स्केल। चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक हमारा चक्रवात और एक होता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो छोटा होता है, वो ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसके ऊपर के सेंट हेलेंस 1980 में ज्वालामुखी फटा, ये 7.9, ठीक है। उसके ऊपर कारकाटोआ, कारकाटोआ कितना चला गया? ये देखिए, ये 8 के करीब चला गया। अलास्का में 9.2, चिली 1960 में 9.5। तो ये सब क्या है? ऊष्मा। आप सोचिए, न्यूक्लियर बम से ज्यादा ऊर्जा लेकर चलता है एक अर्थक्वेक। और चिली में कौन सी सीमा है? नाजका प्लेट, इसलिए आया 9.5 हो गया, ठीक है। और अभी जो हमारा तुर्की में आया था, तुर्की में आया था, तुर्की में 7.8 और 7.7 था। और ये जो हम 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता गिनती में 1 2 3 4 5 है। ये किस में है? ये 10 गुना है, लॉगरिथमिक स्केल है। तो 2 और 3 में कितना होगा? 10 गुना ऊर्जा ज्यादा आई। 5 और 6 में क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा आई। मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया? परिमाण का मतलब एनर्जी कितनी थी, और इंटेंसिटी तीव्रता का मतलब किस क्षेत्र में प्रभाव की तीव्रता क्या रही, ठीक है। ये जो मैंने रेखा बनाई थी, ये जो सर्कल मैंने बनाया, इस लाइन को कहते हैं सह भूकंपीय रेखा। क्या कहते हैं? आइसो सीजमल लाइन। आपने सुना आइसोबार? आइसोबार क्या होता है? समदाब रेखा। सुना? आइसोथर्म क्या होता है? समताप रेखा। तो अगर समान भूकंप की तीव्रता की रेखा, वो क्या कहलाएगी? आइसोसीजमल लाइन। समझ में आ गया? आइसो भी लिख सकते, सह भी लिख सकते, समभूकंपीय रेखा। तीव्रता क्लियर? तीव्रता को कौन नापता है? मरकाली स्केल। और परिमाण को कौन नापता है? रिक्टर स्केल। डन। कितना आया था सबसे ज्यादा? चिली में 9.56। तो ये कितना होता है? 10 तक का स्केल होता है। और इंटेंसिटी वाला कितने का होता है? 12 का। और रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है, जैसा मैंने आपके सामने लिख के बताया था। डन। तो बहुत से लोग कई बार क्लासेस भी करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने परीक्षा भी दी होती है, इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। एक ही बार में समझ लीजिए। तो ये लिखना है तो लिख सकते हैं, परिमाण पैमाना क्या होता है? उत्पन्न ऊर्जा का मापन करता है, 0 से 10 तक होता है। श्रीमान रिक्टर के नाम पे रिक्टर स्केल कहलाता है। मरकाली क्या होता है? तीव्रता पैमाना होता है, दिखाई देने वाले नुकसान का मुआयना करता है, जो हमने कहा विध्वंस को बताता है। और ये कितना होता है? 1 से 12। 12 मतलब सब कुछ सपाट हो गया, 12 मतलब विनाश होता है इसमें। भूकंप क्लियर? कहाँ आता है, कैसे आता है, किस तरह से इसका मापन किया जा सकता है। और आपको डिजास्टर मैनेजमेंट की जब क्लासेस लगेंगे, उसमें भूकंप के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, प्राधिकरण ने इसके लिए क्या ड्रिल रखी गई, वो आपको उस क्लास में बताया जाएगा। फिर होगा कि आपसे शिक्षक पूछेंगे, आपको भूगोल में बताया गया होगा भूकंप क्या है, आप एकदम से क्या बात कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं बताया। सर आप फिर से बता दो, सर एक बार आप भी नोट्स लिखवा दो। ये नोट्स की लत छोड़िए,
समझिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं बहुत से लोग इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में आज तक फंसे हुए हैं। एक ही बार समझ में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब बल बदल दो, मैग्नीट्यूड मतलब ऊर्जा कितनी है, इंटेंसिटी मतलब प्रभाव कितना है। अगर केंद्र में चले गए तो प्रभाव बढ़ेगा, दूर गए तो प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है सर, अभी केंद्र पर मान हमेशा 12 होगा। तो ऋचा ये पूछ रहे हैं, ऋचा मैं आपका जवाब दे रहा हूं, फिर यहाँ पर कोई ये भी है कि आप फालतू के सवालों का जवाब मत दो, वो ये भी लिखने का सोचती हैं। खैर उनके लिए भी ऋतिका जी ध्यान दीजिएगा। तो अभी केंद्र का मान हमेशा 12 होगा। 12 किसका सूचक है? तो फिर मैं वही कह रहा हूं, आप लोगों के पास ना अनुभव नहीं है बहुत चीजों का आपके पास कभी विजिबल स्केल आया नहीं है। विजुअल स्केल हम चीजें नापते कैसे हैं? थर्मामीटर, थर्मामीटर में भी रीडिंग होती है कि नहीं होती है? हमारा जो मापने का जो मापनी होती है स्केल, स्केल में भी रीडिंग होती है कि नहीं होती? विजुअल स्केल मतलब आपको देख के बताना है, आपको देख के बताना है। जब मैं पहला विजुअल स्केल मेरे जीवन में आया था वो समुद्र का था। समुद्र में हवा की गति बतानी है मुझे, समुद्र में मुझे हवा की गति बतानी है और मैं सोच रहा हूं इसे कैसे नापूंगा। तो मुझे बताया गया सामने समुद्र को देख के आप हवा की गति बता सकते हो। मैं कैसे बता सकता हूं भाई? समुद्र को देखकर। उन्होंने कहा लहरों को देखकर बता सकते हो। लहरों को देखकर कैसे बता? उन्होंने कहा ये देखो, ये रहा स्केल, ये समुद्र देखो, मिलान करो, हाँ ऐसा लग रहा है, 7 नंबर। तो वो विजुअल कोड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बोफोर्ट। एक बोफोर्ट सागर सुना आपने? बोफोर्ट ने एक स्केल दिया हुआ है, बोफोर्ट स्केल। समुद्र में हवा की गति के लिए हमें बोफोर्ट स्केल दिया जाता है कि हम उसे देखकर बताते हैं। हमारे पास कोई ऐसा कोड नहीं होता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा, कितने नॉट्स का होता है, एक रेंज हो जाती है। समुद्र से मिलान किया, नहीं नहीं ये छोटी छोटी लहरें बन रही है, सफेद रंग की झाग बन रही है, इसको सी हॉर्स कहते हैं। अच्छा हाँ ये ठीक लगा, अरे इतनी ऊंची ऊंची लहरें बन रही हैं, अब ये हो गया। और कई बार तो इतना खतरनाक होता है वो चैप्टर देखते हुए आप ही गिरने वाले हो, जहाज पलटने वाला है, तो उसमें हम देखना बंद कर देते हैं, हमें पता है तूफान चल रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला था विजुअल स्केल। दूसरा विजुअल स्केल हमने जो देखा वो था बादलों के लिए, कि आपको बादल, मौसम की रिपोर्ट बनानी है, मौसम भवन को भेजना है, तो आप बताइए बादल कैसे हैं। तो बादल का पूरा वर्गीकरण है, सब कुछ है, बट हमें क्या करना होगा, हमें किताब में देखकर ये वाले बादल, ये वाले बादल, अच्छा ये मेल खा रहे हैं, तो आप कहेंगे तो बहुत कठिन होगा, बहुत आसान होता है, बट थोड़ा सा करने पर आता है। अब भूकंप का क्या है, चार्ट बना हुआ है। अगर सब कुछ सपाट हो गया 12, तो आपको 12 ऐसा है ही नहीं कि 12, जैसे किसी ने अभी प्रश्न पूछा ना कि सर हमेशा क्या 12 होगा अधिकेंद्र के पास, तो आपको चित्र दिया हुआ सारी बिल्डिंगें ढह गई 12, 1 2 बची हुई, 11 लग रहा है, 10 लग रहा है, इस तरह से आप कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, भूकंप आया कहां पे आया? सहारा मरुस्थल में आया। कहां पे आया? सहारा मरुस्थल में आया, केंद्र में आया, और वहां कोई इमारत ही नहीं है, कुछ विध्वंस हुआ ही नहीं, क्या करूं? हुआ ही नहीं। अब आप अधिकेंद्र पे ले लो, अधिकेंद्र से दूर चले जाओ, सब जगह रेत ही रेत है। तो ये सोचने की बात है। जो प्रश्न था वो मुझे लगा कि वो शायद कल्पना थोड़ी कम रही होगी उसमें। तो ये कहना निश्चित रूप से गलत होगा कि जब भी अधिकेंद्र होगा वो 12 ही होगा। ये तो मैंने आपके लिए 7 रखा था। मान लीजिए अधिकेंद्र पर आया ही 4 रिक्टर का है, 4 रिक्टर क्या करेगा? कोई भी बिल्डिंग गिरेगी। तो आपका शुरू ही क्या होगा? ये कम मैग्नीट्यूड का था, रिक्टर 4 का था, और अधिकेंद्र पर भी मुझे 4 ही दिखाई दे रहा है, यहां तो सारी बिल्डिंग इंटैक्ट है। तो ये कह पाना, अभी जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, ये कह पाना वहां पर क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। कैसे कहा जाएगा? उस दिन उस जाकर विनाश को देखकर कहा जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे जापान में न्यूक्लियर बम से हुआ था 12 का अर्थक्वेक आया होगा तब। प्रवेश चाचा, ये जापान हिरोशिमा, ये दिखाए थे 5.5, कुछ नहीं भाई साहब, देख ही नहीं रहा। सर जापान में जब हुआ था तब तो 12 तोड़ा होगा। ये अगर आप उसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मरकाली में क्या होगा? तो जापान नहीं होगा, पहले तो हिरोशिमा की बात करनी पड़ेगी। और हिरोशिमा में क्या भूकंप आया था? वो तो भूकंप की ऊर्जा के समतुल्य उसने बताया कि एक न्यूक्लियर बम 5 रिक्टर देता है, अगर देगा तो ये गलत गलत चीजों को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नीलम कह रही है सर डिजास्टर मैनेजमेंट हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो चुका है और डिजास्टर मैंने करवा दिया। अच्छा वो ऑनलाइन की छात्रा होंगी शायद, उनके बैच में हो गया होगा।
तो आपके केस में क्या है, डिजास्टर अब आप सीख गए, अब उसका मैनेजमेंट प्रबंधन जो है आपको प्रबंधन की क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, अर्थक्वेक भी हो गया, अर्थक्वेक को खत्म करते हैं। ये जो काठमांडू में आया था, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रबंधन तो आपको सर ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूं कि डिजास्टर से बचने का एक तरीका यह है कि अपने देश को डिजास्टर जोन में बांट दीजिए। तो मुझे बताइए कि हमें पता है ना हमारे देश में भूकंप आने की संभावना कहां पे ज्यादा है? ये जो मैंने क्रॉस मारा, ये आप मानते हैं ये है? तो अगर मैं इससे एक रेखा खींच लूं, ये कौन सी हो गई? पहला सर्कल। फिर दूसरा सर्कल ये खींच दूं, तीसरा सर्कल ये खींच दूं, तो ये कौन सी लाइनें खींच रहा हूं मैं? सह भूकंपीय रेखाएं खींच रहा हूं कि नहीं? तो सबसे ज्यादा खतरा कहां होगा? 12 नंबर का खतरा यहां पर होगा, 11 नंबर का यहां पर होगा, 10 का यहां पे होगा, या फिर 11 12 यहां पर, 9 10 यहां पर, 7 8 यहां पर। कुछ उस तरह से भारत को जोन में डाला गया है। कितने जोन में डाला गया है? 5 जोन में डाला है। किसने डाला है? भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को इन क्षेत्रों में बांट दिया। इन क्षेत्रों में बांटने का क्या लाभ होगा? जैसे मैंने आपको कहा यहां कोई प्लेट नहीं है, लेकिन एक अल्लाहबंद नाम का एक फॉल्ट बताया था, इसलिए ये भी हमारा 5 नंबर हो जाता है। 5 से दूर जाएंगे तो 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब ये वाले क्षेत्र जो हैं ये स्थिर क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश ये स्थिर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये स्थिर हो गए, कर्नाटक का पठार स्थिर हो गए, ये सारे के सारे स्थिर हैं। तो अगर भारत को नाभिकीय संयंत्र लगाना हो, अगर भारत को नाभिकीय संयंत्र लगाना हो तो कहां लगाए? हिमालय में? नहीं सर, ये तो बेवकूफी है, क्यों लगाएगा सर? यहां लगाना चाहिए। कहां पर? राजस्थान में। आपने सुना रावत भाटा? सुना कि नहीं सुना? तो ये लग सकता है, लेकिन भारत प्रस्ताव कर रहा है कौन सा? मीठी वृद्धि। कौन सा कर रहा है? ये नया प्रस्ताव है, आपको जब भारत का भूगोल कराऊंगा तब कराऊंगा। मीठी वृद्धि, मीठी वृद्धि में खतरा है। ऐसा ही महाराष्ट्र में जैतापुर पे जो है एक लोगों का आक्रोश है कि जैतापुर में नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूकंप आ सकता है। ऐसे ही तमिलनाडु में आपने कूडनकुलम सुना? ठीक है, तो सरकार को बोला आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, हमारे लोग मर जाएंगे। मीठी वृद्धि देखो, जैतापुर देखो, वहां तक तो सरकार एक बार को सोच रही थी। जब तमिलनाडु वाले निकले सड़कों पे, कूडनकुलम, अबे तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? तुम्हारा तो सब स्थिर है कि नहीं है? तो कई बार क्या होता है, जनता को हम कुछ भी समझा दें, न्यूक्लियर बना रहा है, न्यूक्लियर फटा तो सोचो मर जाओगे। क्यों फटेगा भाई? अगर न्यूक्लियर है तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? उसमें खास प्रावधान रखे जाएंगे उसकी सिक्योरिटी के। तो फिर किसी नेता ने कान में बोल दिया, सुनो जापान भी यही कहता था, फिर भी गया। कैसे गया? सुनामी आ गई थी। फुकुशिमा का कैसे हुआ? सुनामी से मारे गए। हाँ सही तो कह रहा है। अब हम सुनामी आएगी, हटाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फिर सरकार ने कहा, सुनो सुनामी तो तट पे आती है, तुम तो अंदर हो। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों की जान है। अरे सबके बच्चों की जान है, कोई मना कर रहा है? तो ये कुछ चीजों में, जैसा हमने कहा कि ये जो निर्णय लिए जाते हैं ये किस लिए लिए जाते हैं? ताकि हम ये वर्गीकरण करें। ये वर्गीकरण किसने किया? भारतीय मानक ब्यूरो ने किया है। और ये किसके आधार पे? आशा है आपको सह भूकंपीय तरंगों से इसमें भी समझ में आएगा। जोन 5 वेरी हाई रिस्क है, उसमें इंटेंसिटी 9 तक आती है, 9 और ऊपर वेरी हाई रिस्क। जोन 4 क्या है? इंटेंसिटी 8 तक। जोन 3 क्या है? इंटेंसिटी 7। जोन 2 क्या है? 6 से भी नीचे हैं, ये 6 से भी नीचे हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास इसी पे खत्म कर दें। जीवन में भूकंप और भूकंप के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला। अपने जीवन का मैग्नीट्यूड बढ़ाइए, तैयारी का मैग्नीट्यूड बढ़ाइए, तीव्रता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब अपनी भाषा और अपनी जानकारी
दोनों बढ़ाने में क्या मदद करेगी? हमारी एनसीईआरटी और केजीएस। तीव्रता कैसे बढ़ेगी? उत्तर लेखन में बढ़ जाएगी, दो चीजों में काम आ जाएगा। तो सभी छात्रों को ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप सबको त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और परिवार के साथ मनाएं, सबसे बात करें, और जितना ज्यादा परिवार में बात करेंगे उतना ज्यादा सच में दोस्त वहीं पर हैं, यहां पर थोड़े कम हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे अगले सप्ताह ट्यूसडे को। जय हिंद।